हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और 2 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप जाकर वो देख लो। तो देखिए, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने कहाँ एंड किया था? हम लोग ने लास्ट टाइम एंड किया था यहाँ पर, इस पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट पे हमने लास्ट टाइम एंड कर दिया था। अब देखिए, फिर मैंने बोला था कि फ्री फॉल और जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया फ्री फॉल। अब फ्री फॉल पता है क्या होता है? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक कोई भी हाइट पे लेके जाओ। मान लो उसको आप कोई बिल्डिंग के ऊपर से फेंको, कोई पहाड़ के ऊपर से फेंको, कहीं से भी फेंको, किसी ऑब्जेक्ट को वैसे से छोड़ दो, उसको फेंको भी मत, उसको बस ना आप छोड़ दो। तो वो ऑब्जेक्ट पता है किस में होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है एक फ्री फॉल में। जो स्काई डाइविंग तो आपने देखी होगी ना, कि स्काई डाइविंग वाले क्या करते हैं, पैराशूट खोल के स्काई डाइविंग करते हैं, है ना। तो वो जो स्काई डाइवर्स है वो भी जब नीचे कूदते हैं तो पता है क्या होता है, वहाँ उनके पास फ्री फॉल होता है। और फ्री फॉल के टाइम पे पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एकदम ज़ीरो हो जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है उसका वेट ज़ीरो हो जाता है। तो आप बोलोगे वेट कैसे ज़ीरो हो जाता है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ना लग ही नहीं पाता है। तो इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को अगर आप ना एक कांटे वाली मशीन पर अगर आप खड़े होगे ना, तो आपका वज़न जो है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि इस ऑब्जेक्ट का वज़न ही ज़ीरो हो जाए, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को ऐसा लगता है कि उसका वज़न ज़ीरो हो गया है। अगर आपने एक मशीन पे मान लो खड़े होकर वज़न किया आपने कि वो 70 किलो है, आपका वज़न 70 किलो है ज़मीन पर। वही अगर आप उस मशीन को ना अपने पैर से अगर टेप मार लोगे और वही मशीन के साथ जब आप नीचे कूदोगे ना, तो मशीन में ज़ीरो वेट दिखाएगा, क्योंकि अपेरेंटली वो टाइम पे आपका वेट ज़ीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। यहाँ पे भी देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट से गिरता है तो उसको अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती है, और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी हाइट से अगर नीचे गिर रहा है तो वो फ्री फॉल में है। अब जो भी ऑब्जेक्ट ना कभी भी जब एक हाइट से नीचे गिर रहा हो तो उसके पास दो टाइप की एनर्जीज होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जेक्ट के पास उसकी हाइट की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जेक्ट के पास उसके मूविंग की वजह से होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़ीरो हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास ज़ीरो वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। लेकिन एक ऑब्जेक्ट के पास हमेशा दोनों में से एक एनर्जी तो होती ही है, ठीक है। अब फिर होती है एक टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। टोटल एनर्जी मतलब क्या? टोटल नाम से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम यहाँ पे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐड करो तो जो भी वैल्यू आएगी वो होती है ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी। और ना एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप कोई डेसिपेटिव फोर्सेस को आप इग्नोर करोगे तो एक ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। वो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है एक ऑब्जेक्ट की, अगर आप बाकी डेसिपेटिव फोर्सेस को इग्नोर करोगे। तो वही उसी चीज़ का प्रूफ अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी लिखा गया है ना वो मैं आपको एकदम सिंपल वे में दिखाता हूँ। बस आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ए पॉइंट आपने मान लिया जो कि ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर है, एक बी पॉइंट मान लिया जो ए से एक्स डिस्टेंस नीचे है, और एक सी पॉइंट मान लिया जो कि एच माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखो, ये जो अगर आपको समझा नहीं तो मैं बता दूं कि ये पूरा एच है और ये एक्स है, तो ये बचा हुआ एच माइनस एक्स हो जाएगा ना। ये जो बचा हुआ इतना इतना पोर्शन है ये एक्स एच माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी हाइट आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर बी पर टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर सी पर टोटल एनर्जी निकालेंगे, और देखेंगे क्या ये तीनों टोटल एनर्जी का सम सेम है या नहीं है। अब देखो, ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सेम नहीं होने वाले। तीनों जगह पे ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमें सेम मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले आपके लिए डायग्राम बना लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका प्रूविंग करना। तो सबसे पहले हम ना पॉइंट ए के ऊपर ना हम हमारी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं पॉइंट ए के ऊपर। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा एम जी एच, ठीक है। अब m यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास है, v ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और जो हाइट जो h है वो हाइट है। g तो आपको पता है g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हमारी हाइट। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पॉइंट ए पर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने पकड़ा हुआ है, मान लो एक बॉल, मैं यहाँ पे एक बॉल बना देता हूँ,
ये बॉल जो है ये अभी आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, आपका हाथ भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अभी क्या है कि आपने हाथ में इस बॉल को पकड़ के रखा है, तो इस बॉल की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी ना। तो क्योंकि इस बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी, क्योंकि आपने अपने हाथ में पकड़ के रखा है ना, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम इंटू, अब देखो वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो है ना, तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि अपने हाथ में पकड़ के रखा है, तो ऑब्जेक्ट कहीं पर जा थोड़ी रहा है, इसके लिए वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर आपकी क्या आ गई, पॉइंट ए पर आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई ज़ीरो। अब निकालते हैं हम पॉइंट ए पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, खाली एम जी एच, ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, एच है ना, तो यहाँ पर हमेशा हम ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सिंपली इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम जी एच। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि टोटल एनर्जी ए पर कितनी है, मुझे ये बताओ कि ए पर टोटल एनर्जी कितनी है, तो आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, खाली आपका क्या आ जाएगा ज़ीरो प्लस एम जी एच। देयरफॉर जो टोटल एनर्जी है आपकी ए पॉइंट के ऊपर वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी एम जी एच। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। तो देखो पॉइंट ए का हम लोग ने सब कुछ निकाल लिया, ये था आपका फर्स्ट टेक्निक, सॉरी ये टेक्निक बोल दिया मैंने, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें बी पॉइंट पे सब कुछ चाहिए, ओके। अब हमें चाहिए होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, है ना। ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एम इंटू वी बी का स्क्वायर, यानी कि बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है। अब देखो क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज कर दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा 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 और इस पॉइंट पे पहुंचेगा, लेकिन अब इधर तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि अपने हाथ में पकड़ के रखा था, लेकिन जब आप आपने छोड़ दिया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो ज़रूर होगी ना, नीचे गिरेगा आप, क्योंकि ये टाइम ये नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो क्या होता है पता है, वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो थी क्योंकि आपने हाथ में पकड़ के रखा था, यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है यानी कि u ज़ीरो है। अब ये जो v है, अब v क्या हो जाएगा देखिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो आप उसको g नाम दे दोगे। और s क्या है, s वो डिस्टेंस है जो कि इसने ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर फिर, 1/2 इंटू एम इंटू वी बी का स्क्वायर। अब वी बी, ये देखो ये वी बी है ना, वी बी का स्क्वायर कितना है 2gx, तो यहाँ पे आप 2gx लिख दोगे, 2 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी mgx, काइनेटिक एनर्जी हमने क्या आ गई mgx। अब बी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं। बी पॉइंट पे कितनी है, हाइट देखो यहाँ से ए से हाइट मत देखना, ग्राउंड से हाइट देखो, ग्राउंड से कितनी हाइट है h माइनस एक्स, तो यहाँ से आप ग्राउंड से हाइट ले लो एम जी, और हाइट क्या थी आपकी, हाइट थी h माइनस एक्स, तो ये है आपकी एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे लिख दो एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये जो एम जी को अपने एच से और एक्स से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई एम जी एच, और ये है माइनस एम जी एक्स। अब देखो यहाँ पे प्लस एम जी एक्स, यहाँ पे माइनस एम जी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपकी बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी एम जी एच। इसको आप दे दोगे इक्वेशन 2 नाम। अब चलिए चलते हैं हमें थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हमें कहाँ पे एनर्जी निकालनी है, हमें निकालनी है एनर्जी एट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पर एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी एट सी पॉइंट का स्क्वायर, सी पॉइंट। अब देखो अब ऑब्जेक्ट एकदम नीचे आ चुका है, तो देखो मैं अगर आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहीं से रिलीज़ कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कब होगी, यानी कि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कब होगी, जब वो एकदम लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे पेन को यहाँ से छोड़ दिया तो पेन की स्पीड सबसे ज़्यादा कब होगी, जब वो टैब के एकदम नज़दीक पहुँच जाएगी, है ना, ये देखो एकदम नज़दीक।
अब जैसे जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ना, अपने आप इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कब इसकी होगी, जब वो इस टैप के नज़दीक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाते हैं हमारे न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली हमें पता है वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हाइट, इनिशियली हाइट क्या थी, इनिशियली हाइट तो h ही थी ना, इनिशियली ऑब्जेक्ट की हाइट h थी। अब देखो अब यहाँ पर पहुँच गया है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, h डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, तो इस यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो h हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी की आ जाएगी, हो जाएगी हाफ ऑफ m इंटू वी सी का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2gh। ये गया, अब यहाँ पे आपकी क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, वो हो गई mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब पॉइंट सी पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी की क्या हो जाएगी, mgh। अब पॉइंट सी पर हाइट देखो क्या है, पॉइंट सी पर हाइट तो 0 है ना, मैक्सिमम हाइट पॉइंट ए पर थी, मिनिमम हाइट है पॉइंट सी पर, जो कि हाइट तो 0 है ना। पॉइंट ए पर तो देखो h हाइट हमें दिख रही है, लेकिन पॉइंट सी पर तो हाइट 0 है। सो देयरफॉर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा mg इंटू 0। अब mg इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी जो कि आपकी पॉइंट सी पर है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2gh प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2gh। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 है हमारे पास, इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है। अब इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो और इक्वेशन 3 को देखो। तो इक्वेशन 1 2 3 को देखकर आप क्या बोल सकते हो कि पॉइंट ए बी और सी तीनों के तीनों पॉइंट पे आपकी टोटल एनर्जी सेम है, और उस टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, वो है mgh। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूफ यहाँ पर कर दिया कि तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये टेक्स्ट बुक वाले मेथड से आपको नहीं समझा होगा, तो मैंने जो मेथड से आपको कराया आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लोग ने इक्वेशन 1 2 3 के बाद हम लोग ने क्या कंक्लूड किया था कि टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए बी और सी तीनों के तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम है। Thus, every object when it is at a height above the ground and it keeps getting converted into kinetic energy as it fall on the ground। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट पर रोक के रखते हो, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो उस ऑब्जेक्ट की मतलब कि सॉरी एक और पॉइंट मुझे ऐड करना है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे पकड़ के रखते हो, अभी मान लो मैंने पेन को हाइट पे पकड़ के रखा है, तब ना इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी 0 है। इसकी वेलोसिटी क्यों 0 है, क्योंकि मैंने इसको पकड़ के रखा है। लेकिन इस पॉइंट पे इसकी हाइट जो है ग्राउंड से बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ घटेगी, और वो कौन सी चीज़ घटेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है उसकी हाइट कम होती जा रही है। और कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हाइट कम होते जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होते जाएगी, है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन है कि एक ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है वो अपने आप कहीं से नहीं आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तभी उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये वाला एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट इस बॉल को पकड़ के रखा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh यानी कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पर है तो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इस ऑब्जेक्ट की। अब जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचा नीचे पहुंचा नीचे पहुंचा, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी अब 0 नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी अब 0 नहीं है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को घटना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जो mgh थी, जब इसकी हाइट मैक्सिमम थी, mgh में से कुछ पार्ट घटा। ये जो पार्ट घटा है mgx वाला पार्ट, यही पार्ट तो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ना। ये देखो mgx वाला पार्ट जो घटा है हमारी पोटेंशियल एनर्जी से, यही तो काइनेटिक एनर्जी में आया है।
है ना। अब देखो पॉइंट सी पर जब वो एकदम नीचे एकदम लोएस्ट डिस्टेंस से पहुंच गया, अब इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि mgh है, और इनिशियली जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो mgh थी। अब अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी में से mgh पार्ट निकाल लूँ, क्योंकि ये mgh पार्ट निकाल के मुझे इस काइनेटिक एनर्जी को देना है, तो mgh माइनस mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि मैक्सिमम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ज़ीरो हो जाएगी। सो देयरफॉर यहाँ पर आपको क्या मिला कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई है, दैट इज़ mgh। टोटल एनर्जी अभी भी आपकी सेम ही रहेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने गलती से 2gh लिख दिया, यहाँ पे आपका mgh आएगा, है ना, mgh आएगा। ओके, तो यहाँ पर वही आपको बताया गया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कहीं जादू से आ गई है। और जैसे ही आप पॉइंट सी पर पहुंचोगे तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh थी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, लेकिन हमारी जो टोटल एनर्जी है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। ये देखो पॉइंट ए पर भी mgh, पॉइंट बी पर भी mgh, पॉइंट सी पर भी mgh। तो ये मैंने आपको बता दिया था। अभी यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैन योर फादर क्लाइंब स्टेयर्स एज फास्ट एज यू कैन। तो देखो ऑब्वियसली बात है कि आपके पापा की एज हो गई है तो उनके घुटनों में प्रॉब्लम होगी, उनके मसल्स उतने ज़्यादा आप डेवलप नहीं हुए होंगे, तो इसके लिए आप जल्दी जल्दी आपके स्टेयर्स को क्लाइंब कर पाओगे। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको एक टैंक है जो कि एक हाइट पे सिचुएटेड है एक टैंक, तो इसके लिए आप एक मोटर यूज़ करोगे या बाल्टी से भरोगे। अगर आप बाल्टी से भरने होगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, इसलिए आप मोटर यूज़ करोगे। मोटर यूज़ करने के बाद ये जो पानी है वो जल्दी जल्दी भरने लग जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि राजश्री, यश और रंजीत ये दोनों कहाँ कहाँ से, मतलब ये तीनों एक हिल के टॉप पे गए, यानी कि एक पहाड़ के टॉप पे गए। कैसे गए? एक कार से गया, राजश्री कार से गया, यश जो है वो साइकिलिंग से गया और रंजीत जो है वॉकिंग से गया। अब यहाँ पे बोला गया कि सबसे पहले कौन पहुँचेगा, सबसे आखिरी कौन पहुँचेगा। सबसे पहले वो पहुँचेगा जिसने कार यूज़ किया, जो यानी कि राजश्री। और सबसे लास्ट में कौन पहुँचेगा, जो कि वॉकिंग कर रहा था, और वो है रंजीत। अब इसके अबव एग्जांपल्स में आपको बोला गया है कि काम तो सेम हुआ है। देखो ये जो है राजश्री, यश और रंजीत जो है, राजाश्री, यश और रंजीत, ये तीनों की तीनों आखिर में पहाड़ के टॉप पे पहुँचे हैं, है ना। अब मान लो ये पहाड़ है, ये लोग यहाँ पर खड़े थे, अब यहाँ पर पहुँच गए, तीनों की तीनों आखिर में सेम जगह पर ही पहुँचे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कम टाइम किसने लिया? सबसे ज़्यादा कम टाइम राजाश्री ने लिया है। तो सबसे ज़्यादा काम किसने किया? राजाश्री ने, क्योंकि उसने सेम काम जो है उसको कम समय में किया, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्क डन हो जाएगा आपके राजश्री का। ठीक है, अब इसका हो जाएगा पावर। अब एक होता है पावर। देखो क्योंकि तीनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया है, तीनों के तीनों पहाड़ के टॉप पे पहुंच गए हैं, राजश्री, यश और रंजीत। लेकिन पावर आप किसकी ज़्यादा बोलोगे? जो सबसे ज़्यादा कम समय में पहाड़ के चोटी पर पहुंचा है उसको आप बोलोगे उसमें सबसे ज़्यादा पावर है। अभी मान लो कि आप बोलते हो कि मेरे अंदर मेरे दोस्त से ज़्यादा पावर है, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि जो काम आपका दोस्त 5 मिनट में कर सकता है, आप वही काम आप 2 मिनट में कर सकते हो, है ना। तो आप बोलोगे ना कि मेरे अंदर ज़्यादा पावर है तभी मैं ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए एक ऑब्जेक्ट जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे उसके पास बहुत ज़्यादा हाई पावर होती है। तो इसीलिए पावर की डेफिनेशन हो जाएगी, पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन, है ना। सो पावर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन के। यानी कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे जितने कम समय में उतना ही ज़्यादा आपके अंदर पावर होगी। अब एक जो पावर है इसका ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड। लेकिन ना इंडस्ट्री में ये जो जूल पर सेकेंड है बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, इसीलिए हम एक दूसरे यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ हॉर्स पावर, है ना। ये हॉर्स पावर वाला यूनिट हम यूज़ करते हैं। अब एक हॉर्स पावर कितना वॉट होता है? क्योंकि देखो पावर में जो 1 जूल पर सेकेंड है उसको हम वॉट भी बोलते हैं, तो लेकिन एक हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल है ना। अब कमर्शियली हम और भी अलग अलग यूनिट होते हैं जो कि होता है किलोवाट पर आवर, यानी कि एक घंटे में कितना किलोवाट पावर यूज़ हुआ है ना। अगर देखो मान लो फॉर एग्जांपल 1000 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म हुआ है 1 सेकेंड में, तो इसको हम बोलेंगे 1 किलोवाट पावर, है ना, क्योंकि 1 सेकेंड में आपने इतना यूज़ किया है।
1 सेकंड में 1000 जूल ऑफ वर्क जब होगा तो इसको हम बोलेंगे 1 किलोवाट। अब देखो ये क्योंकि 1 सेकंड में हो रहा है तो 1 किलोवाट आवर को क्या हो जाएगा ना, इस 1000 को आप 1 घंटे में जितने सेकंड है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 जूल का काम हुआ है, तो 3600 सेकंड में 3600 इंटू 1000 जूल का वर्क डन होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो अगर आपसे कोई भी 1 किलोवाट पर आवर की वैल्यू पूछे तो आपको बस 1000 जूल को 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 1 किलोवाट का आपको आंसर मिल जाएगा। और कमर्शियली जो हमारे घर में जो भी यूनिट यूज़ होता है, अगर आपने कभी भी बिजली की बिल देखे होगे तो आप क्या देखे होगे कि ये ऐसा कुछ आता है ना, 500 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। तो ये यूनिट आखिर होता क्या है? ये यूनिट होता है आपका किलोवाट आवर। तो अब आपको पता है कि आपकी जो लाइट बिल आती है असल में क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में आपको दिया गया है। ये साइंटिस्ट जो थे, आपने कभी ना कभी तो आपने ट्रेन में ज़रूर ट्रैवल किया होगा ना। तो सबसे पहली ट्रेन जो बनी थी ना, वो स्टीम इंजन के ऊपर बनी थी। अब जो स्टीम इंजन है इसका डेवलपमेंट किसने किया, यानी कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया? वो थे हमारे सर जेम्स वॉट। जेम्स वॉट है ना, यहाँ पे देखो इनके नाम में ही वॉट है, तो आप समझ सकते हो कि पावर का यूनिट कहाँ से आया वॉट में। द इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इनके स्टीम इंजन के डेवलपमेंट से। तो इसीलिए इनके जो ऑनर, इनके रिस्पेक्ट में हमने पावर के यूनिट को वॉट दे दिया, क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। जेम्स वॉट वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म हॉर्स पावर। और जो हॉर्स पावर टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं ना, तो इसका भी सबसे पहले यूज़ किसने किया था? हमारे जेम्स वॉट ने ही इस टर्म का यूज़ किया था। अब देखो यहाँ पर ना आपको बोला गया है, कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि स्वरली है, इसने ना 20 सेकेंड लिया है। 20 सेकेंड किस चीज़ के लिए लिया है? एक बैग को 5 मीटर की हाइट पे लेके जाने के लिए, वो भी 20 किलो का। ओके, 20 किलो का बैग स्वरली ने 5 मीटर हाइट पर लेके गई है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पावर क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब इसमें से देखते हैं कि इस फॉर्मूला में से कितनी चीज़ें हमें पता है, कितनी चीज़ें हमें पता नहीं है। टाइम पीरियड हमें पता है 20 सेकेंड है। ठीक है, वर्क डन, क्या वर्क डन हमें पता है? नहीं, वर्क डन तो हमें नहीं पता है, वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तब देखो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि वो क्या होता है। वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ऑब्जेक्ट का मास आपको दे के रखा था 20 किलो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, और जो डिस्टेंस से इस ऑब्जेक्ट को स्वरली ने जो हाइट तक लेके गई है वो है 5। ओके ओके, तो यहाँ पर अगर आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 को 9.8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 980 जूल। अब आपसे पूछा गया था कि पावर क्या है। पावर तो हमें पता है ना, पावर का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना है? 980 जूल, और आपका टाइम पीरियड है 20। तो 20 से डिवाइड कर दो तो ये 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 49, है ना। जब आप 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 49 वॉट्स। तो ये है आपकी फाइनल पावर। तो देखो हमारा आंसर जो है वो 49 आया है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। क्यों पता है? टेक्स्ट बुक में आपका आंसर देखो क्या है, टेक्स्ट बुक का आंसर आपका 24.5 है, जबकि हमारा आंसर इसका डबल आया जो कि है 49। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर आपको खुद ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि 20 सेकेंड्स है, लेकिन यहाँ पर इन लोग ने सीधे सीधे टाइम पीरियड की वैल्यू ली है 40 सेकेंड्स। तो ये तो गलत बात है। अगर हम भी हमारा आंसर टाइम पीरियड 40 सेकेंड लेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन हम लोग ने क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड लिया है तो हमारा आंसर 49 आ रहा है। तभी असल में तो हमारा आंसर सही है। मेन गलती किसने की है? टेक्स्ट बुक वालों ने गलती की है ना। यहाँ पर देखो इन लोग ने 40 सेकेंड आंसर लिया है और यहाँ पर 20 सेकेंड लिखा है।
तो यहाँ पर अगर आप 40 सेकंड लोगे ना तो आंसर आपका सेम यही आएगा 24.5, लेकिन क्योंकि हम लोग ने 20 सेकंड लिया तो हमारा आंसर 49 है। तो ये चलता है, ये वैसे भी आपको अगर एग्जाम में गलत क्वेश्चन आया तो टीचर वैसे भी आपको फ्री में मार्क्स दे देगी। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है कि आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर पहले से दी गई है 25 वाट, और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है रोज़ 10 घंटे तक जलता है। हाँ, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि रात के टाइम पे मोस्टली आप इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज़ करते हो, और रात तो 10 घंटे तक तो रहती है ना, रात 12 घंटे, 10-12 घंटे तो रात रहती है, तो तब तक तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा ही। सो देयरफॉर आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब है रोज़ 10 घंटे जलता है और उसकी पावर जो है वो है 25 वाट। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इट कंज्यूम्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसने कंज्यूम की है। तो मैंने, अगर आपको याद होगा कि जो मैंने आपको जब एनर्जी पढ़ाया तो मैंने बोला था ना कि वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, है ना, कि एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होता है। सो देयरफॉर पावर जो आप वॉट सॉरी वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखते हो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे एनर्जी पूछी गई है और पावर और टाइम पीरियड दिया है, तो हम बोलेंगे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ हुआ है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब पावर कितना है हमारे पास, क्योंकि हमें आंसर किलो वाट में चाहिए, इसीलिए आप 25 को जब 1000 से डिवाइड करोगे, किलो वाट चाहिए ना हमें, तो 25 से आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, जब 25 को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 0.025, और यहाँ पर आ जाएगा किलो वाट। किलो क्यों आएगा, क्योंकि आपने 1000 से डिवाइड किया है। अगर किलो नहीं होता तो आपका आंसर 25 वाट ही होता है, लेकिन 1000 से डिवाइड किया इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा किलो वाट। अब कितने टाइम तक, क्योंकि हमें एनर्जी हमें कमर्शियल यूनिट्स में बतानी है, यानी कि हमें किलोवाट पर आवर में एनर्जी बतानी है। तो जो टाइम पीरियड आपको 10 घंटे में दिया गया है ना, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट मत करना, इसको घंटे में ही रखो, क्योंकि हमें एनर्जी असली कमर्शियल यूनिट में चाहिए। सो देयरफॉर एनर्जी जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पावर हमारे पास है 0.025 इंटू टाइम पीरियड घंटों में चाहिए, कितने घंटे हैं, 10 घंटे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.025 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.25। अब फाइनल क्या यूनिट क्या हो जाएगी, किलो वाट पर आवर, सॉरी किलो वाट पर आवर नहीं, इसको बोलते हैं किलो वाट आवर, है ना। अगर पर आवर में बोलते ना, मतलब हमें ये 3000 से हमें ना ये टाइम पीरियड से डिवाइड करना पड़ता है, अगर मैं पर आवर बोल देता तो ये गलत है, पर आवर नहीं बोलना है, हमें बोलना है 0.25 किलो वाट आवर। देखिए यहाँ पर ये था हमारे चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान न्यूमेरिकल था। दोनों ही न्यूमेरिकल सिंपल और आसान थे, बस आपको अच्छे से ध्यान देना था। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इन लोग ने क्रिएट कर दिया था, लेकिन वो मैंने आपकी क्लियर कर दिया है। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और, अगर आपको और ज़्यादा पढ़ाई करनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर था ये। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे डेफिनेशंस, सारे न्यूमेरिकल्स और साइंटिफिक टर्म्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें फुल मार्क्स लाओगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।